यह शायद उसकी ही किस्मत थी कि वह ठीक उसी वक्त घर में दाखिल हुआ जब दीपिका पर इल्जामों का पहाड़ तोड़ दिया गया था। वह आंगन में एक तरफ सिर झुकाए खड़ी बुरी तरह रो रही थी और सुनीता जी का गुस्सा इस कदर बढ़ा हुआ था कि वह चिल्लाते हुए सबको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि दीपिका ने जो बात कल रात रेखा को बताई है वह सच है। सार्थक दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। सुनीता जी, उनकी देवरानी संध्या जी और उनका 12 साल का भांजा विवान वहां मौजूद थे और चारों तरफ घर के नौकर नौकरानियों की लाइन लगी थी। सब लोग अपनी जगह खड़े थे, पर सबसे अलग नजर आ रही थी दीपिका, जो सिर झुकाए रो रही थी और उसे इस हालत में देखकर सार्थक का दिल भर आया। वह तुरंत अंदर आया, सबको नमस्ते किया और आगे बढ़कर सुनीता जी को गले लगा लिया। सुनीता जी भी कुछ पल के लिए सारी बात भूलकर अपने लाडले का माथा चूम बैठी। अरे मेरी जान, तुम यूं अचानक 3 दिन बाद दिखे हो। जी बताया था ना, मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा था। सबसे मिलने के बाद उसने एक नज़र फिर दीपिका पर डाली और उसी पल सुनीता जी को फिर से पूरी बात याद आ गई। इससे पहले कि वह दीपिका के बारे में कुछ कहती, कमरे से निकलते हुए वीर प्रताप आए और उन्हें देखकर नौकर नौकरानियां एक एक करके हटने लगे। वीर प्रताप जी भी अपने पोते को देखकर संभल गए। तब सुनीता जी ने फिर बात वहीं से शुरू कर दी। पापा जी, आपको पता है इस लड़की ने इस घर में रहते हुए कैसी हरकत कर दी। खुद रेखा को बताया है कि यह पेट से है। वीर प्रताप के चेहरे से रंग उड़ गया और वहीं सार्थक भी यह सुनकर सचमुच हिल गया। बहू, तुम समझ भी रही हो क्या कह रही हो? वीर प्रताप की आवाज में एक दबदबा था, एक रौब था, जिसका असर उस वक्त पूरे हवेली जैसे बड़े घर पर छाया हुआ था। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ पापा जी, आप चाहें तो रेखा से पूछ लें। रेखा बताओ। सुनीता जी के इशारा करते ही रेखा घबराकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसकी बात शुरू होने से पहले ही वीर प्रताप जी ने एक बार सार्थक के चेहरे की तरफ देखा और उसने हल्के से ना में सिर हिला दिया। उनके चेहरे पर जैसे थोड़ा सुकून आ गया, जबकि खुद सार्थक दीपिका के बारे में ऐसी बात सुनकर परेशान हो गया था। उसे सच में डर लग रहा था और सामने बच्चों की तरह रोती हुई दीपिका पर अनायास ही तरस आ रहा था। जी बड़े साहब, इसने रात को खुद बताया था कि इसे लगता है कि यह माँ बनने वाली है और अब मैडम जी के पूछने पर खामोश खड़ी है, जैसे मुझे ही झूठा साबित करने पर तुली हुई हो। रेखा की बात पर वीर प्रताप जी की सख्त आवाज गूंज उठी, जिससे वह कांप गई। तुम जानती हो कि वो अभी बच्ची है, उसकी उम्र ही क्या है? अगर उसके मुंह से कोई गलत सलत बात निकल भी गई तो उसे इतना बढ़ाने की क्या जरूरत थी? जाओ वापस। फिर उन्होंने दीपिका से कहा, तुम भी अपने कमरे में जाओ। दोनों को वापस भेज दिया गया। संध्या जी नाराज होकर उठ गईं। पता नहीं पापा जी इस लड़की की इतनी तरफदारी क्यों करते हैं। उन्हें हमेशा यही बात खटकती थी कि दीपिका आखिर उनके ससुर की आंखों का तारा क्यों है। वह लड़की भले ही नौकरानी थी, लेकिन वीर प्रताप जी ने उसे कभी किसी गलती का जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्हें यह भी अच्छा नहीं लगता था कि वह किसी भी वजह से यूं सबके सामने कटघरे में खड़ी हो, जबकि बाकी नौकर नौकरानियों की छोटी सी बात पर भी वह पूरी छानबीन करते थे और यह मामला तो मामूली बिल्कुल नहीं था। संध्या जी के अपने हिस्से में जाने के बाद सुनीता जी भी अपने कमरे में चली गईं। वीर प्रताप जी ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं क्या सुन रहा हूँ बेटा? क्या तुम्हारा दीपिका के साथ कोई? उन्होंने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सार्थक ने पलटकर अपना लैपटॉप बैग ठीक किया और कहा, दादाजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं खुद इस बात से परेशान था कि मुझ पर ऐसा शक क्यों किया जा रहा है। वीर प्रताप जी बोले, अगर इससे शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो तो दीपिका को समझाओ। उसकी जरा सी गलती से हवेली में बड़ा हंगामा मच सकता है। उसी हंगामे से बचने के लिए मैंने आज तक उसकी असली हैसियत छुपा कर रखी है।
उसे अपनी जुबान संभालना सीखना चाहिए। सार्थक ने बस चुपचाप सिर हिलाया और कमरे में चला गया। उसकी थकान देखकर वीर प्रताप जी ने बात को आगे नहीं बढ़ाया और शांत होकर अपने कमरे में चले गए। दोनों जानते थे कि अगर यह बात दोबारा उठी तो हालात बिगड़ सकते हैं, इसीलिए मुलाकात किसी और वक्त ही सही। हवेली दो बड़े हिस्सों में बटी थी और दोनों भाई अलग अलग हिस्सों में रहते थे। दोनों की इकलौती बहन सुहानी जी वीर प्रताप जी की लाडली बेटी शादी के बाद विदेश में बस गई थी। वीर प्रताप के बड़े बेटे अमर प्रताप का युवा अवस्था में ही हार्ट अटैक से अचानक देहांत हो गया था। इस सदमे ने वीर प्रताप जी को तोड़ दिया था, लेकिन वह मजबूत स्वभाव के इंसान थे। थोड़ा वक्त लगा मगर उन्होंने खुद को संभाल लिया और अपने बेटे की कमी उन्होंने अपने पोते की मौजूदगी से पूरी की, सार्थक और उसकी छोटी बहन नेहा से। जबकि विजय प्रताप हवेली के दूसरे हिस्से में रहता था, जिन्होंने अपने हिस्से का बिजनेस संभाल रखा था, और उनके भी दो बेटे थे, विवान और अजीत। डिनर के वक्त दरवाजे पर हुई हल्की सी दस्तक ने सार्थक को चौंका दिया। यह रेखा नहीं थी, वरना रेखा तो दस्तक के बाद ही संदेश कहकर तुरंत लौट जाती। वह आगे बढ़कर दरवाजा खोल चुका था और सामने खड़ी दीपिका को देखकर उसने जल्दी से इधर उधर देखा और उसे पकड़कर कमरे के अंदर खींच लिया। फिर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वह इस समय बिल्कुल फ्रेश था। नीली टी शर्ट में उसकी साफ सुथरी शक्ल और माथे पर बिखरे बाल उसे और आकर्षक बना रहे थे। दीपिका ने बस एक नजर उसके चेहरे पर डाली और फिर तुरंत नजरें झुका ली। सार्थक, उसके होठों से धीमी सी आवाज निकली और सार्थक ने उसे थोड़ा और अपने पास कर लिया। क्या कह रही हो तुम सबको, कि तुम पेट से हो? उसने थोड़ी सख्ती से पूछा। दीपिका ने हल्के से उसकी आंखों में देखा और फिर शर्माते हुए धीरे से सिर हिला दिया। उसके चेहरे की लाली और होठों पर तैरती हिचकती मुस्कान देखकर सार्थक ने माथा पकड़ लिया। तुम्हें पता भी है कि पेट से कैसे होते हैं? वह दोबारा पूछ रहा था और न जाने क्यों दीपिका और भी ज्यादा शर्माते हुए अपने हल्के गुलाबी होठ दांतों से दबाने लगी। सार्थक, उस रात जब हम दोनों साथ सोए थे, वह उस रात की बात याद दिला रही थी जब उसकी तबीयत खराब थी, तो सार्थक ने उसे अपने पास सुला लिया था और इस मासूम लड़की को लगा कि बस एक रात उसके इतने पास सो जाने से वह पेट से होने वाली है। वह ऐसी थी कि उस पर चाहकर भी गुस्सा नहीं किया जा सकता था। उसका मन हुआ कि सामने खड़ी 18 साल की इस नादान मासूम लड़की को समझाए कि ऐसे ये सब नहीं होता, लेकिन उसकी मासूमियत को देखते हुए उसने उसके गालों को दोनों हाथों से पकड़कर अपना चेहरा उसके और करीब कर लिया। आज रात जब सब सो जाएं, मेरे कमरे में आओगी, और हाँ, ध्यान रखना हवेली में कोई भी जागा हुआ ना हो, तब मैं तुम्हें ठीक से समझाऊंगा कि पत्नी कब पेट से होती है। वह उसके कानों के पास झुककर धीमे से बोला। दीपिका झटके से थोड़ी पीछे हो गई। वह लड़की वाकई बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि उसके सौंदर्य पर उसकी पूरी पकड़ थी, लेकिन वक्त और हालात उसे मजबूर कर रहे थे कि अभी वह दूरी बनाए रखे। दीपिका ने हिचकते हुए पूछा, क्या मैं पेट से नहीं हूँ? उसने अपना सवाल दोहराया और सार्थक ने ना में सिर हिला दिया। अगर तुम सच में पेट से होती तो तुम्हारे इस नाजुक से पेट में कुछ तो हलचल होती। अपने होठों पर आती मुस्कान को दबाते हुए उसने धीरे से उंगलियां दीपिका के हाथ पर फिराईं, पर वह तुरंत ही घबराकर दूर हो गई। डिनर के लिए नीचे आ जाओ, बड़ी मालकिन आपका इंतजार कर रही हैं। इतना कहकर वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई और सार्थक बस उसकी जाती हुई खुशबू में खोकर रह गया। ऐसा नहीं था कि वह उसके इश्क में पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन हालात और वक्त ने उसे दीपिका के इतना करीब ला खड़ा किया था कि अब उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी ही थी। दुनिया की नज़र में दीपिका का इस हवेली में उसके अलावा कोई नहीं था। जो कुछ रिश्तेदार थे भी, वे इस डर से कतराते थे कि अगर उन्होंने इस मासूम लड़की का साथ दिया तो लोग उन्हें भी बदनाम रास्तों से जोड़ देंगे। यह वही रास्ते थे जहां लोग सिर्फ तमाशबीन बनकर खड़े रहते हैं और इल्जाम सच या झूठ बस आग की तरह फैलते चले जाते हैं। काश मैं तुम्हें बता पाता कि तुम्हारी मासूमियत को कुचलने के लिए कितने भेड़िए तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं। काश मैं तुम पर अपना हक
जता पाता दीपिका वह मन ही मन खुद से बातें करता रहा। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम वो सब पाओगी जिसकी तुम सच में हकदार हो। वह पक्के इरादे के साथ कमरे से निकला और सीढ़ियां उतरकर डाइनिंग हॉल में पहुंचा, जहां पूरा परिवार मौजूद था। उसे याद आया वही शाम थी जब वीर प्रताप जी ने उसे एक अनजान लोकेशन पर बुलाया था। वह हैरान था कि आखिर वीर प्रताप जी ने उसे यहाँ क्यों बुलाया, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा उसे अंदाजा हो गया कि कोई गंभीर बात होने वाली है। छोटा सा घर जो शायद किराए का था, अंदर बेहद गरीब हालत में जिंदगी की आखिरी सांस लेती एक खूबसूरत औरत पड़ी थी, जो उम्र के उस पड़ाव पर भी अपनी सुंदरता से किसी को मात दे सकती थी। वीर प्रताप अकेले नहीं थे, उसके चाचा विजय प्रताप भी वहां मौजूद थे और दोनों ही निहायत गमगीन और परेशान नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कुछ दिनों से वीर प्रताप जी और विजय प्रताप के बीच कुछ ऐसे मामले चल रहे हों जिनकी भनक परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं लगी। लेकिन हालात इतने गंभीर थे कि वीर प्रताप जी ने कुछ समय के लिए विजय प्रताप से बात करना भी छोड़ दिया था। उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वह गहरी परेशानी और गुस्से का सामना कर रहे हैं, लेकिन सार्थक ये समझ ही नहीं पा रहा था कि असल बात क्या है। वह नमस्ते करके उनके पास बैठ गया। वीर प्रताप जी ने नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटा। वह हैरान रह गया, उसे अंदाजा ही नहीं था कि मामला इतना बड़ा है। बात आखिर किस मोड़ तक पहुंच चुकी है। तभी वीर प्रताप जी ने सीधी बात कही, उसे दीपिका से शादी करनी होगी। सार्थक अवाक सा उन्हें देखता रह गया। बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? कमरे में मौजूद उस बीमार औरत की मौजूदगी में वह ऊंची आवाज नहीं कर सकता था। उसके दिल में कहीं ये भी सवाल उठ रहा था कि शायद इस पूरे मामले के पीछे उसी औरत का कोई हाथ है, दीपिका, जिसे उसने अभी तक ठीक से देखा भी नहीं था, जिसके बारे में वह कुछ जानता तक नहीं था। उसे वीर प्रताप उसकी जीवन संगिनी बनाना चाह रहे थे। वीर प्रताप की लाल होती आंखें साफ बता रही थीं कि कहानी में कुछ ऐसा छुपा है जिसकी उसे भनक भी नहीं, और विजय प्रताप जी का झुका हुआ सिर इस बात की गवाही दे रहा था कि मामला बेहद गहरा है। उस रोज तो सार्थक बस चुपचाप उठकर घर चला आया, लेकिन उसी रात वीर प्रताप जी ने उसे दोबारा अपने कमरे में बुला भेजा था। आपको लगता है कि इस तरह किसी भी लड़की को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा? बाबा जी, आप मुझसे चाहते क्या हैं? सार्थक सर पकड़कर रह गया। सिर्फ एक बार मेरे कहने पर हाँ कर दो, फिर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा और सच्चाई सुनकर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे बाबा जी कितने मजबूर हैं। यह कहते हुए वीर प्रताप जी ने अपनी पगड़ी उतारकर उसके कदमों में रखने की कोशिश की। सार्थक घबराकर झटका खा गया और जल्दी से उनके हाथ थाम लिए। बाबा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी आवाज कांप रही थी। उसने सिर हिलाते हुए उनके हाथ चूम लिए। भला वो उनके किसी फैसले को ठुकरा सकता था? वीर प्रताप जी आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लेते हैं। हालात ऐसे बन गए थे कि सबको तकलीफें सहनी पड़ रही थी। सिर्फ 3-4 दिन के अंदर सार्थक का दीपिका के साथ विवाह तय कर दिया गया और इस बात की खबर घर में किसी को नहीं थी। सिर्फ विजय प्रताप जी को पता था। सार्थक और कुछ गिने चुने लोग ही कोर्ट में पहुंचे। वहां भी ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, बस वीर प्रताप के 2 भरोसेमंद कर्मचारी और वकील। जज ने पूछा, क्या आप मिस दीपिका से शादी करना चाहते हैं? तो सार्थक ने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखें फैल गईं। उसकी नजर सीधी विजय प्रताप पर जा टिकी। सब कुछ उसके सामने हो रहा था और उसे पहले कुछ पता भी नहीं था। सार्थक ने दस्तखत करके उस लड़की को अपने नाम और जीवन में शामिल कर लिया। एक ऐसी लड़की जिसके बारे में वो अब तक लगभग कुछ नहीं जानता था। दीपिका आगे बढ़कर अपनी माँ से लिपट गई। माँ, आप ठीक हो जाएंगी ना? आपने कहा था ना कि जब मैं दुल्हन बनूंगी अब पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। उसकी कोमल सी आवाज नम थी। सार्थक ने पहली बार उसकी ओर सही मायने में देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत और डर दोनों साथ झलक रहे थे। भला वो कैसे खूबसूरत ना होती? वह सामने बैठी उस औरत की बेटी थी जो खुद अपनी उम्र के इस पड़ाव पर भी खूबसूरत थी। सिर पर साफ सुथरे तरीके से डाला हुआ दुपट्टा,
पीला सा उतरा चेहरा और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उन्होंने कांपते हुए हाथ से अपनी बेटी को पकड़कर गले से लगा लिया और फिर पलटकर वीर प्रताप जी को देखा तो उनकी आंखों में शुक्रिया भर आया। दीपिका अभी अपनी माँ के साथ उसी छोटे से घर में चली गई थी क्योंकि उसकी माँ को देख रेख की जरूरत थी। विजय प्रताप उस दिन के बारे में सोचने लगे जब उनके पिता वीर प्रताप को सच का पता चला। विजय प्रताप के पास अपनी गलती केवल मान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। विजय प्रताप बस सिर झुकाकर बैठे रहे और वीर प्रताप जी को पहली बार अपनी ही परवरिश पर अफसोस हुआ। उन्होंने सोचा उनके बेटे ने एक औरत की शादी एक ऐसे आदमी से जानबूझकर करवा दी जो इस लायक था ही नहीं। ना तो उसने इज्जत दी और ना ही प्यार। शादी की और फिर उसे भुला दिया। तुम जानते भी हो उसकी बेटी का क्या हाल होगा। उसकी इज्जत की रक्षा कौन करेगा। वीर प्रताप जी का गुस्सा उनके लहजे में साफ दिखाई दे रहा था और विजय प्रताप शर्म से सिर झुकाए बैठे थे। उनके चेहरे पर पछतावा साफ लिखा था। बाबा, मैं जानता हूँ काव्या जी के साथ जैसा भी हुआ हो, लेकिन उसने अपनी बेटी की परवरिश पूरी इज्जत के साथ की होगी क्योंकि उसके जैसी औरत बहुत नेक होती है। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और पहली बार वीर प्रताप जी ने विजय प्रताप को गिरेबान से पकड़ लिया। अगर मुझे अपनी उम्र और इस सफेद दाढ़ी का थोड़ा भी लिहाज ना होता तो शायद मैं तुम्हारा चेहरा थप्पड़ों से लाल कर देता। तुम्हें समझ है कि किसी की जिंदगी बर्बाद करना गुनाह होता है। जब तुम्हारी बीवी को पता चलेगा तुम्हारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तुम्हारी हंसती बसती जिंदगी तबाह हो सकती है और इस बर्बादी के डर से तुम पीछे हट गए। यह वही बर्बादी है जो कल तुम्हारे सामने खड़ी होकर तुम्हें चुनौती देगी। तब क्या करोगे तुम। उनका लहजा सख्त था। विजय प्रताप के पास कोई जवाब नहीं, कोई रास्ता नहीं बचा था। दूसरे दिन वह विजय प्रताप को लेकर उसी इलाके में पहुंच चुके थे। वह ना जाने कितने वर्षों के बाद यहाँ आए थे और इस जर्जर पुराने घर की सुनसान हालत देखकर अंदाजा हो रहा था कि इसके रहने वालों ने कितनी सूनी जिंदगी काटी होगी। दीवारों से जैसे इंतजार टपक रहा था, मानो वे भी इस अकेलेपन की आदत डाल चुकी हों। काव्या जी के घर के बाहर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और शायद कई बरसों बाद जानी पहचानी दस्तक सुनकर काव्या जी का दिल धड़क उठा था। इतने सालों बाद वह आदमी उनके दरवाजे पर खड़ा था। वह धीमे धीमे कदमों से चलते हुए दरवाजे तक आई और दरवाजा खोल दिया। फिर ना जाने कितनी देर तक बेसब्री से विजय प्रताप के चेहरे को देखती रही। काव्या जी बहुत बदल चुकी थी। पीला सा चेहरा, सफेद बाल, सिर पर सलीके से जमाया हुआ आंचल, कंधों पर एक ऊनी शॉल और चेहरा शांत, लेकिन उस पर एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। शिकायत तो आज भी नहीं थी। कभी इस औरत की जुबान से किसी ने कोई शिकवा सुना ही नहीं था। बस दीपिका ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घर में आते हुए उस आदमी को देखा था। वही आदमी जिस पर विश्वास कर उसकी माँ ने शादी की थी। उसकी माँ ने 10 पर्दों में छुपाकर उसकी परवरिश की थी। सामान्य पढ़ाई में भी जहाँ तक संभव था काव्या जी ने पढ़ाया और जहाँ मुमकिन नहीं हुआ वहाँ उसे अपने आंचल में छुपा कर रखा। मैं क्षमा चाहता हूँ काव्या जी, मैं नहीं जानता था कि मेरे बेटे ने आपकी शादी राजीव से करवाई है। वीर प्रताप जी के पास कहने को कुछ नहीं था। वो भूल गए थे कि वो औरत गरीब है और उनकी ही जात बिरादरी की इज्जत मिट्टी में मिला सकती है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस नरमी से काव्या जी के घुटनों को 2 उंगलियों से छू लिया। बाबा, आप मेरे लिए पिता समान हैं, क्यों मुझे पापी बना रहे हैं। काव्या जी बोली। विजय प्रताप के चेहरे पर ग्लानि थी, लेकिन अब कुछ भी बचा नहीं था। काव्या जी पिछले 1 साल से बीमार थी और बीमारी गंभीर थी। उनका बचना मुश्किल था। जब यह बात उन्हें पता चली तो उन्होंने यह संदेश भिजवाया था ताकि उनकी बेटी को छत मिल जाए। वीर प्रताप जी के पास कोई और रास्ता नहीं था। वे नहीं जानते थे कि इस लड़की को किस हैसियत से हवेली में ले जाएं। वहां कोहराम मच जाएगा, लेकिन वो यह भी जानते थे
कि अपने बेटे की गलती की वजह से वो किसी लड़की को बेसहारा नहीं छोड़ सकते। आखिरकार उनकी नजर जाकर टिक गई सार्थक पर और उसे ही मजबूर किया गया। विजय प्रताप बहुत पछता रहे थे। उस दिन वह झुकते हुए काव्या जी के पैरों में बैठ गए। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था, शायद बहुत खुदगर्ज हो गया था। वह रो रहे थे। काव्या जी बोली, प्रताप जी, मेरी क्या औकात है कि मैं आपके सामने सिर उठाकर बात कर सकूं? और वह बस काव्या जी के सामने बैठकर रोते रहे। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इस 1 महीने में न जाने कितनी बार भागकर डॉक्टरों के पास गए, दवाइयाँ, इलाज, हर रास्ता आजमाया, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं बची काव्या जी के ठीक होने की। और विजय प्रताप को एक एक पल काव्या जी की सेवा में बिताने का मौका मिला। काव्या जी ने टूटे फूटे शब्दों में उन्हें उम्मीद भरी नजरों से देखा। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक इज्जतदार जिंदगी जिए। मैंने उसे साफ शब्दों में नहीं बताया कि उसके पिता कौन है, लेकिन समय आने पर उसे बता दीजिएगा। उसे वह सम्मान दीजिएगा जिसकी वह हकदार है। और उस दिन काव्या जी ने विजय प्रताप के सामने ही दम तोड़ दिया। दीपिका की जिंदगी का वह पहला बड़ा सदमा था। जब वह अपनी माँ से जुदा हुई, वह फूट फूट कर रोती रही और सार्थक बस तरस से उसे देखता रहा और उसके आंसू थामने का कोई रास्ता नहीं था। वीर प्रताप जी उसे घर वापस लेकर आए, यह कहकर सबको बताया था कि वह गांव में खेत में काम करने वाले एक मजदूर की बेटी है। मजदूर का देहांत हो चुका है और यह लड़की अब इसी घर में रहेगी। और सुनीता जी ने तो उसे नौकरानी की तरह ही रख दिया था। जब तक इंतजार करना था कि विजय प्रताप अपनी जुबान खोलकर सबको बता दें कि यह कौन है, लेकिन वह दिन न आ सका क्योंकि काव्या जी की मौत ने उन्हें अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया था। वे पछतावे की आग में जलते रहे, खुद को कोसते रहे और वह अपने हंसते खिलखिलाते घर को मिट्टी में मिलाने से डरते थे। आज के दिन सार्थक ने दीपिका को अपने कमरे में बुलाया था। वह दबे पांव सर्वेंट क्वार्टर से निकलकर रात के सन्नाटे में सार्थक के कमरे की तरफ बढ़ी और जब दरवाजे पर पहुंची तो वह पहले से खुला हुआ था। अंदर कदम रखते ही सार्थक ने उसे पास बुला लिया। आ जाओ दीपिका। दोनों के बीच कोई खास रिश्ता पहले नहीं था, लेकिन फिर भी सार्थक उसके साथ अच्छा वक्त बिताने लगा था। वक्त बीतने के साथ वह दीपिका से खासा लगाव महसूस करने लगा था। वह खुद को इस लड़की की तरफ खींचने से रोक नहीं पा रहा था और वजह थी दीपिका का अच्छा व्यवहार और उसकी मासूमियत। अपनी मासूमियत से वह किसी को भी दीवाना कर सकती थी। और भला सार्थक प्रताप क्या चीज था। उस रात भी वह उसकी तरफ बढ़ा था। पहली बार यूं दोनों इतने करीब आए थे और सार्थक की आंखों में एक अजीब सी खुमारी उतर आई थी। तुम्हें किसी के सामने ये नहीं कहना चाहिए था कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हें पता है ना, ऐसी बात से लोग तुम पर उंगली उठा सकते हैं। वह उसे समझा रहा था और दीपिका बस उसे देखती रह गई। लेकिन मुझे भी शौक है, मैं भी बच्चे पैदा करूं। आप मेरे पति हैं तो क्या मेरे बच्चे आपको पापा नहीं कहेंगे? वह मासूमियत से बोल गई और उसकी बात रोकने के लिए सार्थक झुककर उसके होठों पर उंगली रख बैठा। वह एकदम लाल पड़ गई। सार्थक जी, आप इतने बेशरम हैं। और वह उसकी बात पर जोर से हंस दिया। अभी तो मैंने कोई बेशर्मी की ही नहीं है दीपिका, वह कहते हुए उसे अपने गले से लगा लेता है और दीपिका सिर्फ एक धीमी सी सांस लेकर रह जाती है। उसकी आंखें फैल गईं। वह जानती थी कि सार्थक जब उसे इस तरह अपने गले लगा लेता है, उस पर अपना प्यार जताता है, तो इसके मतलब बहुत गहरे हैं। वह इस नाजुक रिश्ते को नाम देना चाहता था। वह चाहता था कि एक बार दीपिका उसके नाम से जुड़ जाए तो जिंदगी भर सिर्फ उसी की होकर रहे। वह उसके अस्तित्व पर अपना हक इस तरह साबित करना चाहता था कि अगर कभी कोई उसे कटघरे में खड़ा करे तो वह गर्व से कह सके, हाँ, दीपिका के चरित्र का सबसे बड़ा गवाह वही है और उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। दीपिका, बड़ी माँ सुनीता जी का डर अभी भी लगा हुआ है तुम्हें। किसी का नाम मत लो, अभी सिर्फ तुम और मैं हूँ। उसे खामोश करवाते हुए उसे अपने गले से लगा लिया था। उनके बीच अब रिश्ता बन चुका था, एक गहरा मजबूत रिश्ता
जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें पत्नी के सारे हक देकर मैंने तुम्हें पूरी तरह अपना बना लिया है। अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, लेकिन तब तक खामोश रहना होगा जब तक सही वक्त नहीं आ जाता। उसे समझाते हुए वह उसे अपने कमरे से वापस भेज रहा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जो तूफान लिखे जा चुके हैं वे होकर ही रहते हैं। इंसान बस इंतजार करता है, मगर कुछ बातें पहले से तय होती हैं और उस रोज भी ऐसा ही हुआ। दीपिका जैसे ही सीढ़ियां उतर रही थी, सुनीता जी ने उसे देख लिया। वह इस समय किचन से बाहर आ रही थी और दीपिका को अपने बेटे के कमरे से आते देखकर ठिठक गईं। उनकी भौहें चढ़ गईं। गुस्से में तो उनका मन हुआ कि इस लड़की को पकड़कर बीच आंगन में घसीट लाएं, लेकिन उस समय उनके बेटे की बदनामी का डर ज्यादा बड़ा था, इसीलिए सब्र का घूंट पीकर चुपचाप वहां से चली गईं। लेकिन दीपिका के लिए यह रात बहुत भारी साबित हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि वह किन उलझे हुए रिश्तों और दायरों में फंस चुकी है। सार्थक उसका पति था, लेकिन यहाँ वह एक नौकरानी की तरह जिंदगी गुजार रही थी। उसकी माँ ने बताया था कि उसके बाप का राज भी इसी घर में है, और जहाँ तक उसे यकीन था विजय प्रताप जी ही वो राज जानते हैं। और वीर प्रताप जी जो उसके साथ स्नेह भी करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, फिर भी इससे उसे वह इज्जत हासिल नहीं थी जिसकी उसे चाह थी। और सार्थक ने जो कुछ किया था उसका असर उसे किसी न किसी तरह भुगतना ही था। वह नहीं जानती थी कि इसी परेशानी में अगली सुबह वह तेज बुखार से तप रही होगी। जब रेखा उसे जगाने आई तो उसने रेखा से कह दिया कि वह बुखार की वजह से हवेली के अंदर नहीं जा पाएगी। नाश्ते की टेबल पर जब दोनों हिस्सों के लोग जमा हुए तब सुनीता जी ने वीर प्रताप जी के सामने बात रख दी कि दीपिका इस घर में अब बर्दाश्त नहीं है। वह चाहती थी कि दीपिका जल्द से जल्द इस घर से चली जाए। विजय प्रताप का रंग उड़ गया। उनके चेहरे की बदली हुई रंगत को वीर प्रताप जी ने भी साफ साफ नोट कर लिया। सुनीता बहू, यह नाश्ते की मेज है, यहाँ मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता, वीर प्रताप जी ने हल्के सख्त लहजे में कहा, लेकिन आज उनके इस लहजे का भी कोई असर नहीं हुआ। सुनीता जी बुरी तरह भड़क उठी थी। आखिर आप क्या चाहते हैं पापा जी? इस लड़की को लाकर हमारे सिर पर लाद दिया है, इसे यहाँ से किसी के साथ विदा कर दीजिए या कहीं और भेज दीजिए, क्योंकि मैं इस पाप की पोटली को अब अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। गरीब है, हमारा खाना खाती है, हमारे ही घर में पनाह लेकर बैठी है और हमारे ही लड़कों पर डोरे डालती है। तभी सार्थक सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो पापा जी, मैं जो कहना चाहती हूँ आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। सुनीता जी ने तहस में कहा, मुझे यह लड़की अपने घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसे यहाँ से निकाल कर कहीं भी भेज दीजिए। मैं तो बस यह नहीं चाहती कि इसका गंदा खून हमारे घर में रहे। इसकी चाल चलन कैसी है सब जानते हैं, पूरी हवेली का माहौल खराब कर देगी, और आप जानते हैं यहाँ जवान लड़के रहते हैं। सुनीता जी की बात सुनकर सार्थक ने हैरानी से अपनी माँ को देखा था। यहाँ कौन सा लड़का रहता है? क्या आपको अपने ही बेटे पर भरोसा नहीं है? उसने पहली बार बातचीत में दखल दिया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसकी माँ दीपिका के बारे में ऐसी बात कर रही है। मुझे अपने बेटे पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन इस लड़की पर बिल्कुल नहीं। जिस उम्र से यह गुजर रही है, इसकी ख्वाहिशों को संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं, और ना ही तुम इस लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ऐसी लड़कियों को, और वह चाहता तो अपनी माँ को रोक सकता था, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज वह चाहता था कि दीपिका को वह मुकाम मिले जिसकी वह हकदार है, जो उसे मिलना ही चाहिए। संध्या जी ने भी इस बात में सुनीता जी का पूरा साथ दिया और विजय प्रताप सर झुकाकर बैठे रहे, लेकिन उनके तने हुए हाथ और लाल पड़े चेहरे से सार्थक समझ चुका था कि उनके अंदर कैसी आग धधक रही है। बस फैसला हो गया। वीर प्रताप जी ने कहा, अब वह लड़की यहाँ नहीं रहेगी, उसे किसी समाज सेवा केंद्र या किसी भी सुरक्षित जगह भेज दिया जाएगा। लेकिन विजय प्रताप उनकी बात पूरी होने से पहले ही उठकर खड़े हो गए। वो लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक वह लड़की यहीं रहेगी। और सब लोगों ने पलटकर हैरानी से विजय प्रताप को देखा।
बात उसकी हो रही थी और इसीलिए रेखा तुरंत जाकर दीपिका को बता आई और वह घबराकर हवेली के अंदर आ गई। आज वह इस पूरे किस्से को खत्म कर देना चाहती थी। वह चाहती थी कि सबको कह दे कि उसे खुद यहाँ रहना नहीं है, उसे किसी ट्रस्ट के हवाले कर दिया जाए ताकि रोज रोज ये अपमान सहना ना पड़े। लेकिन यहाँ विजय प्रताप को उसके लिए खड़ा होते देख वह वहीं ठिठक गई। क्या मतलब है आपका? आप होश में हैं? सुनीता जी ने हैरानी से विजय प्रताप को देखा और संध्या जी भी फौरन खड़ी हो गईं। आप इस लड़की का इतना पक्ष क्यों ले रहे हैं? कहीं इस पर भी कोई हमदर्दी का मोह तो नहीं चढ़ गया आपको? हाँ, चढ़ गया है, हमदर्दी का भी और अपनापन का भी, क्योंकि यह लड़की भी उतना ही हक रखती है इस घर पर जितना बाकी लोग, क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी है। उस दिन विजय प्रताप ने सारे राज से पर्दे उठा दिए। दरअसल विजय प्रताप के एक दोस्त थे राजीव, जिनसे उनकी बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती थी, लेकिन राजीव गलत संगतों में पड़े हुए आदमी थे और यह बात विजय प्रताप को बहुत अच्छे से पता थी। एक दिन राजीव की नज़र काव्या जी पर पड़ती है, जिन्हें देखकर राजीव अपने होश खो बैठते हैं और काव्या से शादी करने की जिद पकड़ लेते हैं। लेकिन राजीव को यह अच्छे से पता होता है कि उनकी इमेज अच्छी नहीं है और वह जाकर अगर रिश्ता मांगेंगे तो शायद काव्या के घर वाले नहीं मानेंगे। इसीलिए वह विजय प्रताप से कहते हैं कि वह काव्या को पसंद करने लगे हैं और इसीलिए विजय प्रताप उनकी तरफ से काव्या का रिश्ता मांगने के लिए जाएं। विजय प्रताप पहले तो इनकार करते हैं, कहते हैं कि तुम किसी एक पर टिकने वाले आदमियों में से नहीं हो, क्यों किसी लड़की की जिंदगी को बर्बाद करोगे। लेकिन राजीव विजय प्रताप को यकीन दिलाता है कि वह काव्या को पसंद करने लगा है और वह सच में काव्या के साथ शादी करना चाहता है और वह सुधर गया है। लेकिन कहीं ना कहीं विजय प्रताप भी जानते थे कि राजीव का सुधरना बहुत मुश्किल है। शायद ही कोई गलत काम ऐसा हो जो राजीव से छूटा हो, लेकिन अपने दोस्त की जिद के आगे मजबूर होकर अपनी दोस्ती को निभाने के लिए वह राजीव का रिश्ता लेकर काव्या के घर चले जाते हैं। काव्या एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती होती हैं। उनके माँ बाप के लिए वह महज एक बोझ होती हैं। काव्या के माँ बाप पहले तो विजय प्रताप को मना करते हैं, कहते हैं कि वह ये शादी नहीं करेंगे क्योंकि वह राजीव के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन विजय प्रताप उन्हें यकीन दिलाते हैं कि राजीव बहुत ही अच्छा लड़का है और काव्या से भी बात करके उसे यकीन दिलाते हैं कि राजीव उसे बहुत खुश रखेगा और वह एक बहुत अच्छा आदमी है। और काव्या के माँ बाप को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करने की बात भी करते हैं, जिसके चलते काव्या के माँ बाप काव्या की शादी राजीव से करवाने को तैयार हो जाते हैं। काव्या और राजीव की शादी हो जाती है और कुछ महीने तक तो राजीव काव्या को बहुत अच्छे से रखता है, लेकिन वह अपनी आदतों से बाज आने वाले लोगों में से नहीं था। शादी के 6-7 महीने गुजर जाने के बाद उसकी रुचि काव्या में कम होने लगी थी और फिर धीरे धीरे उसे काव्या बोझ लगने लगी। और एक दिन वह काव्या को उन बदनाम गलियों में लेकर गया और मोटी रकम लेकर उसे वहां छोड़ आया। काव्या रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि राजीव मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन राजीव ने उसकी एक ना सुनी। राजीव ने कहा कि मुझे तुम्हारी जितनी भी जरूरत थी वो पूरी हो चुकी है और मुझे अब कोई और पसंद आ गया है, इसीलिए मैं विदेश जा रहा हूँ क्योंकि वह लड़की अब वहीं रहती है और मुझे पैसा भी चाहिए। तुम्हारे बदले में मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है और तुम अब मेरे लिए सिर्फ बोझ हो। मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं था, मैं तो बस तुम्हारी खूबसूरती से प्रभावित था और अब तुम्हारी खूबसूरती मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें वापस नहीं लेना चाहते और मैं आखिर तुम्हारा बोझ कब तक उठाऊंगा। राजीव की बातें सुनकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह यही सोच रही थी कि आखिर विजय प्रताप ने उसे यकीन दिलाया था कि राजीव एक बहुत अच्छा इंसान है और वह उसे बहुत अच्छे से रखेगा। क्या अच्छे इंसान ऐसे ही होते हैं? लेकिन आखिर काव्या करती भी तो क्या करती, बस अपनी किस्मत पर रोती रही। राजीव वहां से चला गया। उसी दिन रात को राजीव विजय प्रताप से मिलता है विदेश जाने से पहले। तो विजय प्रताप उससे कहता है, तुम अगर विदेश जा रहे हो तो अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं ले जा रहे। राजीव हंसने लगा, बोला, अरे यार, तुम तो जानते हो कि मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ कि सिर्फ एक पर टिक कर रहे।
वहाँ कोई और मेरा इंतजार कर रहा है और मैं इस बोझ को वहाँ लाद कर थोड़ी ना ले जाऊंगा। और मुझे पैसों की भी जरूरत थी, इसीलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया है। विजय प्रताप उसकी बातें सुनकर एकदम सुन्न हो गया। उसने कहा कि हटा दिया है, इसका क्या मतलब है? आखिर कहाँ है वह? राजीव ने उसे बताया कि वह उसे मुन्नी ताई के यहाँ छोड़ आया है। यह सुनते ही विजय प्रताप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कहा, राजीव, तुमने कहा था कि तुम सुधर चुके हो और तुम उस लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो, लेकिन तुमने उसे धोखा दिया और तुम उसे उन गलियों में छोड़कर आए जहाँ पर उसकी इज्जत को खतरा हो सकता है। राजीव हंसने लगा, बोला, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब है? उसकी किस्मत में जो होगा वह उसे मिलेगा। उस रात राजीव और विजय प्रताप के बीच जबरदस्त बहस होती है और विजय प्रताप राजीव से अपनी दोस्ती तोड़ देते हैं और वह तुरंत उन बदनाम गलियों में पहुंचते हैं जहां काव्या को राजीव छोड़कर आया होता है। विजय प्रताप मुन्नी ताई से काव्या को ले जाने की बात करते हैं, जिस पे मुन्नी ताई साफ इनकार कर देती हैं। वह कहती हैं कि उसने राजीव को मोटी रकम दी है। विजय प्रताप मुन्नी ताई को मनाकर और दुगनी रकम देकर काव्या को वहां से ले आते हैं। अभी तक काव्या सुरक्षित होती है, लेकिन उसकी आत्मा अंदर से टूट चुकी होती है। विजय प्रताप एक गरीब बस्ती में उसे छोटा सा घर दिला देते हैं और काव्या जी वहीं रहने लगती हैं। कुछ महीनों में काव्या को पता चलता है कि वह पेट से हैं। शुरुआत में विजय प्रताप काव्या की मदद करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे विजय प्रताप भी अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं। उधर काव्या एक बेटी को जन्म देती है जो होती है दीपिका। और फिर कई सालों बाद विजय प्रताप के पास एक फोन आता है और वह फोन काव्या जी का होता है। विजय प्रताप जब उस बस्ती में पहुंचते हैं तो काव्या जी के घर की हालत को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि काव्या जी को कोई गंभीर बीमारी है और उनकी एक बच्ची भी है जो उनके ही दोस्त राजीव की बेटी है, जो 18 साल की हो चुकी है। यह सब देखकर विजय प्रताप अंदर ही अंदर गिल्ट में चले जाते हैं कि उन्होंने अपने दोस्त की सच्चाई जानने के बाद भी उसका साथ देकर एक सीधी सादी लड़की की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। भले उसके माँ बाप उसकी शादी बड़े घर में ना कर पाते, किसी गरीब से ही कर देते, लेकिन शायद वह वहाँ इज्जत से रह तो पाती। और फिर जब यह सच्चाई वीर प्रताप जी को पता चलती है तो उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका बेटा इस तरीके से किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी कर सकता है। वह कैसे इतने बड़े झूठ बोल सकता है? क्या उसके लिए यह बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखी कि उसका दोस्त एक गलत आदमी है जिसकी सारी आदतें गलत हैं? और फिर उसने अपने दोस्त की तरफदारी लेते हुए एक बेगुनाह लड़की को उसके चक्कर में फंसवा दिया। राजीव से दोस्ती वीर प्रताप जी को कभी भी पसंद नहीं थी, लेकिन विजय प्रताप तो उनकी परवरिश थे, वह इस हद तक जा सकते हैं, इस बात पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। और कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था कि काव्या की जिंदगी राजीव ने नहीं बल्कि विजय प्रताप ने खराब की है। अगर विजय प्रताप राजीव की अच्छी और झूठी छवि काव्या के सामने नहीं बनाता तो शायद आज काव्या को यह दिन नहीं देखना पड़ता। और फिर वीर प्रताप जी ने विजय प्रताप के गुनाहों की सजा के तौर पर यह तय किया कि अब विजय प्रताप ही काव्या का इलाज करवाएंगे, क्योंकि राजीव को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। दुबई में जिस लड़की के साथ राजीव रहता था उसने उसके साथ भी यही किया जो काव्या के साथ किया था, लेकिन उस लड़की ने राजीव पे केस कर दिया और राजीव ने उस लड़की के जीवन को रोक दिया। वो लड़की नहीं रही। फिर राजीव को उम्र कैद की सजा हो गई और वो दुबई की जेल में बंद है, अपने कर्मों का भुगतान कर रहा था। और जब वीर प्रताप जी दीपिका से मिले तो उन्होंने देखा कि वह एक बहुत ही सीधी सादी लड़की है। अकेले यह दुनिया उसे चैन से जीने नहीं देगी और कहीं ना कहीं यह सब कुछ उस बच्ची को उनके बेटे विजय प्रताप की गलतियों की वजह से ही सहना पड़ रहा है। उन्होंने अपने बेटे के गुनाहों को कम करने के लिए तय किया कि वह दीपिका की शादी अपने पोते सार्थक से करवा देंगे, क्योंकि वह यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि किसी बेगुनाह की जिंदगी उनके परिवार वालों की वजह से बर्बाद हो। दीपिका, विजय प्रताप और सार्थक तीनों ने ही सर झुका लिया। दीपिका ने आंखें बंद कर ली। पता नहीं
कितने आंसू उसके गालों पर टूटकर बहे। उसकी माँ ने जिस सच को उम्र भर छुपाया था, आज वही सच सबके सामने साफ साफ खड़ा था, बिना उसके कुछ कहे। संध्या जी के हाथ से चाय का कप छूटकर गिर गया। होश में हैं आप? क्या कह रहे हैं विजय? उस दिन विजय प्रताप ने पूरा सच सबके सामने रखते हुए माना कि दीपिका उनकी बहू है, वो सार्थक की पत्नी है और घर में सचमुच भूचाल आ चुका था। संध्या जी तो तुरंत मायके जाने की तैयारी में लग गईं, लेकिन विजय प्रताप अब पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सच वही बताया जो था। और जहां तक सार्थक की बात थी, सुनीता जी तो दीपिका की तरफ घूरती हुई वहां से चली गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस पूरे मामले में उनका बेटा भी फंस चुका है। सार्थक भी अपनी माँ के पीछे उनके कमरे तक गया। मैं इस लड़की को कभी नहीं बहू मानूंगी, सुनीता जी गुस्से में बोली। वो वहीं से पलटकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चली गई। इससे ज्यादा यह तमाशा वो सह नहीं पाई। माँ, वह लड़की मेरी पत्नी है और यह रिश्ता बाबा जी की मर्जी से हुआ है, तो मैं क्या करूं? सुनीता जी भड़क उठी। जाओ, उसे पत्नी और बहू वाला हक दो, उसके साथ रहो। सुनीता जी बेहद दुखी थी। मानो यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनसे अलग कोई फैसला ले सकता है। तभी दरवाजे पर खड़े वीर प्रताप जी को देखकर वह उठ खड़ी हुई। उन्होंने मुंह फेर लिया, लेकिन फिर भी उनके बड़े होने का सम्मान जताना नहीं भूली। वीर प्रताप जी शांत लेकिन भारी आवाज में बोले, वह इस घर की बहू है और यह रिश्ता मैंने अपनी मर्जी से तय किया है। यकीन मानो, अगर तुम उसे प्यार दोगी तो वह भी तुम्हें उतना ही मान सम्मान देगी। मैं तुम्हें बस इतना कह रहा हूँ कि बच्चों की खुशियों में खुश होने की कोशिश करो। अगर सार्थक ने उसे दिल से अपनाया है तो तुम्हारे लिए भी यह कोई नामुमकिन काम नहीं है। यह कहकर वीर प्रताप जी भारी कदमों से वहां से चले गए और कमरे में खामोशी फैल गई। सुनीता जी खामोशी से सिर मसलते हुए वहीं बैठ गईं। जाओ तुम यहाँ से, मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। इस वक्त उनका दिमाग पूरी तरह परेशान था। वे नहीं चाहती थी कि सार्थक को डांटकर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाएं। उनका जवान बेटा था और उनका अपने बुढ़ापे का सहारा। जबकि दूसरी तरफ विजय प्रताप जी ने सब कुछ सच सच बता दिया था। इसके बाद भी उन्हें अंदाजा था और परवाह नहीं थी कि उनके साथ क्या सुलूक होगा। संध्या जी तो हक्के बक्के रह गईं और अपने मायके वापस चली गईं, लेकिन उन्हें यकीन था कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस रात वह खुद दीपिका के पास गए और उसके हाथों को थाम लिया। दीपिका ने बुरी तरह अपने अंकल के हाथ झटक दिए। अंकल, आप मेरी माँ के लिए फरिश्ता थे, लेकिन मेरे लिए नहीं। आप जानते हैं मैंने और माँ ने कितना कुछ सहा। वह सच ही कह रही थी। विजय प्रताप अपने पछतावे को मिटा नहीं सकते थे और गुजरी हुई जिंदगी की खोई हुई खुशियों को नहीं पा सकते थे। मुझे माफ कर दो, मैं कमजोर पड़ गया था दोस्त के आगे। मैंने तुम्हारी माँ से झूठ बोला। दीपिका जोर जोर से रो रही थी और यहीं आकर वह कमजोर पड़ गई। उसकी माँ की जिंदगी खराब हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने हमेशा उसे विजय प्रताप जी की इज्जत करना सिखाया था। अंकल, अगर आंटी मेरे और सार्थक के रिश्ते के लिए रजामंद नहीं होंगी तो आप मुझे यहाँ से कहीं और छोड़ आएं। मैं सार्थक की जिंदगी में दखल नहीं दूंगी, ये मेरा फैसला है। और विजय प्रताप अपने फैसले पर कायम थे। उन्होंने खुले लफ्जों में कह दिया कि वो संध्या जी को मनाकर इस घर में ले आएंगे तो एक बार फिर धूमधाम से उसे विदा कर यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन यह तकलीफ कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी बहू एक नौकरानी की हैसियत में जिंदगी गुजारे या फिर सारी जिंदगी अपनी माँ की तरह घुट घुट कर मर जाए। जबकि दूसरी तरफ सार्थक प्रताप पूरी कोशिश कर रहे थे सुनीता जी को मनाने की, और आखिर 2 हफ्तों की लगातार कोशिश के बाद सुनीता जी ने उसे एक और मौका देने का सोच लिया। लेकिन सार्थक को यकीन था उसकी छोटी सी बीवी उसकी माँ का दिल जीत लेगी। वीर प्रताप जी संध्या जी को खुद वापस लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि चाहे विजय प्रताप को माफ करने में कितना भी वक्त लो, लेकिन अपने घर में रहो, क्योंकि उन्हें अपनी टूटी फूटी फैमिली देखना बर्दाश्त नहीं था। और शाम को पूरी इज्जत के साथ विजय प्रताप ने दीपिका को सार्थक के संग दूसरे पोर्शन में भेज दिया। वह बेपनाह खुश थी।
आज के दिन उसने अपनी माँ को बेतहाशा याद किया था। अगर काव्या जी आज यहाँ होती तो शायद खुशी के मारे पागल हो जाती। उसे यकीन था कि वह सुनीता जी का दिल जीत लेगी, क्योंकि उसने इज्जत करना सीखा था और इज्जत के बदले में हमेशा इज्जत ही दी जाती है, चाहे देर से ही क्यों ना दी जाए। इस वक्त वह पूरे हक के साथ अपने बेडरूम में सार्थक की बीवी की हैसियत से मौजूद थी। सजी हुई दुल्हन को देखकर वह बस मुस्कुराता रह गया। तुम इतनी हसीन हो कि मेरा दिल चाहता है बस तमाम उम्र तुम्हें बैठकर देखता रहूं। मुस्कुराते हुए उसे गले से लगाकर वह इकरार कर रहा था और मुस्कुराती हुई लड़की उसके इकरार पर यकीन रखती थी। उसे यकीन था कि अगर यह शख्स उसे चाहने का दावा कर चुका है तो फिर सारी जिंदगी उसे चाहेगा, क्योंकि जिंदगी कुछ उम्मीदों के साथ ही गुजारनी पड़ती है। और कुछ ही महीनों में दीपिका ने अपने अच्छे व्यवहार से अपनी सासू माँ का दिल जीत लिया और आज सुनीता जी को लगता है कि दीपिका से बेहतर बहू उनके बेटे सार्थक के लिए कोई और नहीं हो सकती। दोस्तों, दोस्ती का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका दोस्त गलत है तो आप उसकी हर गलत चीज में उसका साथ देंगे। सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त की गलत चीजों को गलत कह सके और उसका गलत चीजों में साथ ना दे। इंसान के अंदर सही और गलत की समझ होना बेहद जरूरी है। सिर्फ भावनाओं में बहकर जीवन नहीं जिया जाता। अपनी संगतों को अच्छा रखें और अच्छे लोगों से दोस्ती करें, क्योंकि इंसान की संगतों का उसके जीवन पर काफी असर पड़ता है। ये कहानी केवल मनोरंजन और फिक्शन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित घटनाएं और पात्र पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति, समूह या संस्था से इनका कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी में जो दृश्य शामिल हैं जो केवल कहानी के सस्पेंस और ड्रामा बढ़ाने के लिए हैं। वीडियो में दिखाई गई घटनाएं सत्यापित या वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं हैं। कृपया इसे केवल कहानियों और फिक्शन के रूप में देखें। इस सामग्री को 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया गया है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।